बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर मुगलिया दौर तक तारीख का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, जिसकी आप 26 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे हसन की फांसी की। जब हसन को फांसी पर चढ़ाया गया तो फांसी के नीचे पहुंचकर हसन ने अपना लबादा और कमीज दोनों उतार फेंके। इसका जिस्म चांदी की तरह सफेद और चेहरा गुज़श्ता जिंदगी का मरका था। इस नजारे से सब लोग आबदीदा थे। जो सवालात हसनक से किए गए, इसने ना तो इनका जवाब दिया और ना दुश्मनों के तान और तशी कर बुरा माना। इसके होंठों की जंबश से मालूम होता था कि वो कुछ पढ़ रहा है। इसको एक खुद बना दिया गया ताकि पत्थरों से इसका चेहरा मसक ना हो जाए और पहचाना ना जा सके, इसलिए कि इसका सर खलीफा के पास भेजना था। लेकिन सवाए चंद आफाकियों के जिन्हें हुकूमत ने रवैया का लालच देकर बुला लिया था, किसी ने पत्थर को हाथ तक न लगाया। बल्कि अगर शाहिर साले ने रोकथाम ना की होती तो एक जबरदस्त हंगामा बर्पा हो जाता। जिस वक्त फांसी देने वाला हसनक के गले में रस्सी का फंदा डाल रहा था, इसके हमवतन निशेपुरी जारो कतार रो रहे थे। 7 बरस तक इसी हालत में हसनक का जिस्म फांसी पर लटकता रहा। इसकी लाश सूख गई थी, पांव की हड्डियां लटक कर गिर पड़ी थी और जिस्म का कोई हिस्सा भी बाकी ना रहा था जो हिस्बे मामूल दफन किया जा सकता। ना किसी को इसके सर का पता था और न धड़ का। हसनक के इस दर्दनाक अंजाम की खबर इसकी मां को हुई तो इसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी ना टपका, अलबत्ता सीने से एक आह निकली। इसने कहा, मेरे बेटे की भी एक क्या अजीब किस्मत थी। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे बादशाह ने तो इसको ये दुनियावी और मसूद ने दूसरी। मसूद अब अपने बाप की तरफ पूरे तौर से तख्त पर मुसल्लत हो गया था। जाती एतबार से मसूद बहुत रोब-दाब वाला और इरादे का पक्का था। इसके गिर्द लायक और वफादार ओहदेदारों की जमात थी जिन्होंने बरसों इसके बाप की खिदमत की थी। इसको किसी हरीफ सुल्तनत का भी खौफ ना था। जहां तक हदूद सुल्तनत फौज और जर नकद का तल्लुक था, हुकूमत बहुत पायदार और मुस्तहकम नजर आती थी। लेकिन एक बारीक बीन नजर से वो खामियां जो हर जगह मौजूद थी पोशीदा ना थी। सुल्तान महमूद गजनवी की जानशीनी कोई आसान काम ना था। इसके लिए एक जबरदस्त शख्सियत की जरूरत थी। मसूद हर दर्जे का जल्दबाज और बेपरवाह था। इसकी खुद एतमादी खतरे के वक्त बदहवासी और खौफ से बदल जाती थी। इससे ज़ाहिर होता है कि मसूद में वो जबत और इस्तकलाल मौजूद ना था जो अक्ल की पुख्तगी से पैदा होता है, ना कि जिस्मानी क़ुव्वत से। इसने जब बे सोचे समझे चढ़ाई की और बेमहाल हमला किया, मसूद में इसकी बात के मुतालिक सलीत ना थी कि अपने से जबरदस्त और रकीब दुश्मनों में तमीज कर सकता। जिस जोर और कुव्वत के साथ वो मैदान जंग में नंबर आजमा हुआ और जिस बेढंगेपन से वो अपने धारों को तरतीब देकर गनीम की हमला आवरी से पहले खुद ही अपनी फौज का इंतजाम दरम बरम कर देता, अगर इन दोनों पहलुओं का मुआवजा ना किया जाए तो वाज़ा तौर पर वाज़ा अफसोस नाक और फर्क नजर आता है। मसूद में ना मतब्बर होने की काबिलियत थी और ना सिपासलार बनने की। बेहतर होता कि वो किसी अपने से ज्यादा अक्लमंद शख्स की राय पर इत्मीनान करता। ख्वाजा हसन महमदी, जो कि पहले से भी ज्यादा तजक और एहतसाम से अपने ओहदा जलीला पर दोबारा फैज किया गया था, जहां तक इंतजामी अमूर का तल्लुक था, नहायत खुश सलूबी के साथ हुकूमत का काम अंजाम दे रहा था। लेकिन फौजी मामलात में वो कभी दखील न होता था। 1037 में इसकी मौत ने दोनों सीगों का मसूद ही को मालिक और मुख्तार बना दिया था। जिस तरह चाहे मामलों को बढ़ाए या बगाड़े। चुनांचे बाप के इंतकाल के 10 ही बरस बाद वो अपनी फौज और इसके साथ सुल्तानत को भी खो बैठा और एक गैर मुल्क में पनाह गजीन होने पर मजबूर हो गया। मसूद को जिन 2 खतरात का सामना करना पड़ा था, इनमें से एक तो मशरक में दयान हिंद था और दूसरे मगरब में
بلکہ اول ذکر کو سلطان محمود غزنوی نے زیر تو نہیں کی، البتہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ یقین تھا کہ وہ سلطان کی وفات کی خبر سن کر ضرور اٹھ کھڑے ہوں۔ سست مگر ہندوستانی طبیعت کے ذرائع واقع ہوئے تھے، اور اغلب تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے بچاؤ کی طرف زیادہ مائل رہتے۔ ایسی صورت میں مسعود کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے سلجوقیوں کی خبر لے ڈالے، قبل اس کے کہ ان کی قوت بہت بڑھ جائے اور دیان ہند کو کسی مناسب موقع کے لیے چھوڑ رکھے۔ لیکن سلجوقیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو چھوڑ کر مسعود نے اپنے باپ کی نقل میں پہلے ہندوستان پر اپنی قوت آزمانی چاہی، مگر اس میں وہ سلطان محمود غزنوی کسی دانائی سپہ سالاری کا مادہ کہاں تھا کہ بیک وقت مشرق اور مغرب دونوں کو ہلا دیتا۔ صوبہ پنجاب کا محل وقوع کچھ ایسا تھا اس وقت کہ سلطان محمود غزنوی نے یہاں کے انتظامی اور فوجی اختیارات کو دو علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کرنا مناسب سمجھا تھا۔ انتظامی امور ابو الحسن علی المعروف با قاضی شیرازی کے سپرد تھے، جو معمولی استعداد کا آدمی تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ ترنگ میں آ کر اس کو خواجہ بزرگوار کا حریف بھی بڑھانا چاہا تھا، اور فوج کی کمان علی یارک کے ہاتھ میں تھی، جو بڑی جری اور بہادر ترکی سپہ سالار تھا۔ قاضی اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ تھا، اور وہ براہ راست غزنین کے متحد تھے۔ ان پر نگرانی کے لیے بول-حکم کو خبر رسانوں کے افسر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ ہر ضروری واقعے کی اطلاع غزنین کو کرے۔ یہ فرائض کی تقسیم اس وجہ سے عمل میں لائی گئی تھی کہ ساری قوت ایک ذات واحد کے قبضے میں نہ آ جائے، اور سپہ سالار مقرر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندوستان کی لوٹ مار اور غارت گری کو مستقل میں ذریعہ آمدنی بنایا جائے۔ سپہ سالار کا کام دیان ہند پر دھاوا بونڈ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ انتظام چل نہ سکا اور علی یارک اپنے حریفوں پر حاوی ہو گیا۔ قاضی نے بدلے کی نیت سے فوجی ملازمت اختیار کی، مگر ادنا درجے کی خدمت پر مامور کیے گئے۔ اس موقع پر خواجہ کی شریں گفتاری کام آئی۔ اس نے دم دلاسا دے کر قراری علی یارک کو بلنگ بلوا لیا، اور وہاں اس کو قید کر دیا گیا۔ خواجہ نے نئے سپہ سالار اعظم احمد نیال تگین کو جو ہدایت دی، ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی اور احمد نیال تگین کا باہمی اتحاد غزنین میں شک کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ خواجہ نے فرمایا، یہ مغرور شیرازی چاہتا ہے کہ سپہ سالار اس سے دبے رہے۔ تم سیاسی اور مالی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کرنا، البتہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ موقع پا کر تم کو اکھاڑ پھینکے۔ نیال تگین کے لاہور پہنچتے ہی انتظامی اور فوجی حکام کی جنگ پھر شروع ہو گئی تھی۔ قاضی نے شکایت کی کہ نیال تگین کی شان اور شوکت اور ترکمان غلاموں کی کثرت سے شبہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، مگر خواجہ کی طرفداری نے نیال تگین کا حوصلہ بڑھا دیا، اور اس نے فوراً ہندوستان پر لشکر کشی کی۔ احمد نیال تگین نے اپنے آقا سلطان محمود غزنوی سے تیز رفتاری کا سبق لیا ہوا تھا۔ وہ نہایت سرعت کے ساتھ جمنا اور گنگا کو عبور کرتا ہوا یکایک بنارس میں جا کے نمودار ہوا۔ البتہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے نیال تگین صرف صبح سے دوپہر تک شہر میں قابض رہا۔ اس اسرا میں اگر کچھ ہو سکا تو یہ کہ شہر کے تمام پارچہ فروشوں، جوہریوں اور عطر فروشی کی دکانیں لوٹ لی گئی۔ قاضی تو موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے فوراً ان سب باتوں کی اطلاع خفیہ طور پر غزنین میں کر دی کہ نیال تگان کے ہاتھ دولت بے حساب لگی ہے، جس کو اس نے سلطان کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اس کے ارادوں کا حال تو کسی کو معلوم نہیں تھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتاتا ہے۔ خوف کہیے یا طمع، کسی نہ کسی وجہ سے آخرکار نیال تگین بغاوت پر آمادہ ہو ہی گیا، اور لاہور واپس آنے پر اس نے قاضی کو مندکر کے قلعے میں محصور کر دیا۔ خود مختاری کی جانب یہ پہلا قدم تھا۔ سلطان نے اپنے اعلیٰ حکام سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی اس بات پر رضامند نہ تھا کہ اس گرمی اور برسات کے موسم میں ہندوستان پر حملہ کیا جائے۔
जुलाई सन 1033 ये हाल देखकर वजीर जंग ने कहा, याद रखो अहमद नियालतगन की फौज का एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इसका साथ छोड़ दे, और जो सिपहसालार इसके मुकाबल भेजा जाएगा इसको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नियालतगीन की एक जबरदस्त फौज लाहौर में मुकाबले के लिए तैयार है। अपने साथियों की बुजदिली से एक हिंदू सिपहसालार तिलक को गैरत आई और इसने आगे बढ़कर इस काम के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी थी। तिलक का तर्ज अमल इस अमर को जुबी वाज़ा कर देता है कि किस तरह हिंदू मुसलमान एक मुश्तरक बादशाह की खिदमत में मुशर्रफ की गैर मामूली नमक हलाली के ख्याल से मुतासर होकर अपने मजहबी इख्तलाफात लिए जा रहे थे। तिलक बावजूद ये कि एक हज्जाम का लड़का था, मगर शक्ल और सूरत के एतबार से नहायत वजह और शकील था, इसलिए इसने अयारी जमाना साजी और जादूगरी का दर्स कश्मीर में लिया था। अलावा से फारसी और हिंदी का आला इंशा परवारदार था। शुरू में तो वो काजी शराजी के यहाँ मुलाजिम रहा, लेकिन आइंदा तरक्की की उम्मीद पर ख्वाजा के पास चला गया और इसका मशीर मुतरजम बन गया था। बल्कि बाज अहम अमूर में भी इसके तखवीज थे। ख्वाजा की मजदूरी से तिलक के इख्तिदार में कोई फर्क न आया। सुल्तान महमूद गजनवी चस्त चलाक नौजवानों को पसंद किया करता था। यही वजह थी कि तिलक रोज ब रोज तरक्की करता रहा। सुल्तान की वफात पर विरासत के मामले में हिंदी अफवाज के सिपहसालार सुरेंद्र राय ने गलत राह अख्तियार की थी, और जब वो अयाज के खिलाफ लड़ाई में मारा गया तो मसूद ने इसकी जगह तिलक को दे दी थी। इस दौर तिलक का शुमार अमादीन सुल्तनत पर होने लगा। हिंदू सरदारों ने दस्तूर के मुताबिक इसके मकान पर नौबत बजती थी और इल्म जरगानार इसको अता हुआ था। वो एक फौजी दस्ते का सरदार था। खैमा और चतर जो एक गजनवी सिपहसालार की खसूसियत है, इसको भी मिला हुआ था। इसको बारगाह सुल्तानी के मुकर्रबान खास में होने का फख्र भी हासिल था। बहकी लिखता है, अक्लमंद लोग इन वाक़यात से मुतअज्जिब नहीं होते, क्योंकि कोई शख्स पैदाइशी आली मर्तबा नहीं होता, बल्कि लोग जाती जिद्दोजहद से हो जाया करते हैं। तिलक बहुत खूबियों का आदमी था। तिलक ने अपनी मुहिम का एक नक्शा तैयार किया और सुल्तान से इसकी मंजूरी पाते ही फौरन बागियों के खिलाफ रवाना हो गया था। अहमद नियालतगीन में इतनी कुव्वत ना थी कि लाहौर को रोके रखता। वो रेगिस्तान की तरफ फरार हो गया। तिलक ने अपने लश्कर के साथ, जिसमें बेशतर हिंदू थे, ताक़ब किया और नियालतगीन का सर काट कर लाने वाले के लिए 5 लाख दिरहम इनाम मुकर्रर किया। जहां कहीं इसके मुसलमान साथी तिलक के हाथ पड़ते, इनका दाहिना हाथ काट डालता और जब तक किसी से नियालतगीन की हमायत से दस्तबरदार होने का इकरार न करा लेता, हरगिज़ न बख्शता। इस हिकमत अमली का जो नतीजा वो चाहता था वही हुआ, यानी तमाम तरकमान सफाई तिलक से आमिल है। अहमद की जिंदगी का पैमाना लेबरेज हो गया था, इसके साथ अलग हो गया और नौबत यहां तक आ पहुंची कि हर जाट बल्कि हर काफर इसके त्वाक में शरीक हो गया। आखिरकार जिस वक्त अहमद दरिया सिंध को अबूर कर रहा था, चंद जाटों ने इसका काम तमाम कर दिया। मसूद ने पंजाब में 2 अमली तरीका तर्क कर दिया और वहां की हुकूमत अपने बेटे शहजाद मजदूद के सुपुर्द करके इसको इंतजामी और फौजी दोनों सीगों पर पूरा अख्तियार दे दिया था। लेकिन इस सूबे की हालत दगरदूं ही रही और अबतरी में कोई फर्क ना आया। शहरों पर गजनी अफवाज का कब्जा था और देहातों पर हिंदुओं और आज़ादी के दौरा। जब हुकूमत ही राया की जज्बात से सरोकार न रखती हो तो इसके सिवा और हो ही क्या सकता था। तो 1037 ईस्वी के मौसम सरमा में मसूद ने हंसी पर चढ़ाई करने का इरादा किया था। इसमें शक नहीं कि इस वक्त पंजाब की हालत काबिल इत्मीनान ना थी, लेकिन हिंदुओं के मजीद एक किले की तस्कीर इसको हमवार नहीं कर सकती थी। सल्जूकी रोज बरोज जोर पकड़ रहे थे। ख्वाजा की राय थी कि मगरबी दुश्मनों को जीर कर लिया जाए, फिर हिंदुस्तान का रुख किया जाए। इसने अर्ज किया, अगर हजूर खरासान तशरीफ ना ले गए और तुर्कों ने कोई सूबा फतह कर लिया या कम से कम किसी गांव पर ही कब्जा करके इसमें आदत
قتل و خون گریزی کا بازار گرم کر دیا تو ہنسی پر 10 جہاد بھی اس کی تلافی نہ کر سکیں گے۔ مسعود نے ایک نہ سنی، چونکہ قسم کھا چکا تھا، اس لیے اس کا پورا کرنا لازم تھا۔ غرض روانہ ہو کر کابل کی راہ جہلم کے کنارے پہنچا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔